हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्युत क्लासेस बाय इंजीनियर सूर्यांश मिश्रा। काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इधर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने बीच में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी क्लासेस कंटिन्यू करने की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया था। तो अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और आई होप हम लोग अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का हम लोग विचार देख लेते हैं। आज का विचार क्या है? आपका आने वाला कल कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो होगा मैग्नेटोस्टैट्स का। जैसे कि मैंने बोला था, हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट कर चुके थे और कैपेसिटर भी कंप्लीट कर चुके थे। तो ये हम लोग का फोर्थ नंबर का लेक्चर है। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स था, तीसरा कैपेसिटर था और चौथा ये हमारा मैग्नेटोस्टैट्स है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जो मैग्नेटोस्टैट्स है ना टॉपिक, वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना, आप लोग के सिलेबस में भी और ऐसे भी अगर देखा जाए तो मैग्नेटोस्टैट्स वाला जो टॉपिक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम्स बहुत बहुत से जगह, छोटी छोटी जगह, काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको करेंगे, मैग्नेटोस्टैट्स वाला जो टॉपिक है। हालांकि अच्छे से तो इलेक्ट्रोस्टैट्स भी किया था हम लोगों ने, बट मैग्नेटोस्टैट्स वाला जो टॉपिक है उसको भी हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो हो सकता है मैग्नेटोस्टैट्स का जो हमारा क्रैश वाला जो ये टॉपिक चलेगा, ये हो सकता है 3 या 4 क्लासेस में कंप्लीट हो पाए। ठीक है ना, चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटोस्टैट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटोस्टैट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटोस्टैट्स क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, मैग्नेटोस्टैट्स में जो स्टडी होती है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी होती है मैग्नेटोस्टैट्स में, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटोस्टैट्स में टाइम के साथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या बताता है, स्पेस डिस्टेंस के साथ वेरी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो देखो, मैग्नेटोस्टैट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी करेंगे ना, वो सबसे पहला चीज़ तो क्या होगा कि वो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, बट स्पेस डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट हो भी सकता है, मतलब वेरी कर भी सकता है। अगर वेरी कर रहा होगा तो उसे कैसा बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वेरी नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको कैसा बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोग को ये ध्यान में रखने वाली बात है कि मैग्नेटोस्टैट्स में टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं करता है, बट स्पेस यानी कि डिस्टेंस, दूरी के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर नहीं करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग, एक सिंपल मैग्नेट लेते हैं। ये एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेट भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो भी कोई भी मैग्नेट है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कैसी बनेंगी, क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। क्लोज लूप फॉर्म करेंगी मतलब कि जहाँ से निकलेंगी वापस घूम के वहीं पर आएंगी। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई सोर्स या सिंक नहीं होता है। सोर्स या सिंक मतलब ना कहीं से वो शुरुआत करती हैं, ना कहीं पे आके ख़त्म होती हैं, वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। ठीक है ना। अब देखो, आउटसाइड द मैग्नेट या मटेरियल, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और इनसाइड द मटेरियल कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन किधर से होती है, तो नॉर्थ से साउथ होती है, और इनसाइड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ। आप लोग इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे, आप लोग इस मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ, हाँ, इस फिगर में देख भी पा रहे होंगे। तो जो आउटसाइड वाला रीजन है, आउटसाइड वाला रीजन है, ठीक है ना, वहाँ पे कैसा चल रहा है, नॉर्थ से साउथ। जो इनसाइड वाला रीजन है, ठीक है ना, ये इनसाइड हो गया, ठीक है, वहाँ पे कैसा चल रहा है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बट दो अलग अलग मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखो, ये पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि अगर एक सिंगल मटेरियल लोगे,
ठीक है ना। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर देखो ये और ये, कभी भी ये एक ही मटेरियल है ना, कभी भी इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल की अपनी खुद की फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट वहीं पर अगर हम लोग दो मैग्नेटिक मटेरियल ले लें ना, अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल ले लें, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं करती हैं, तो उसका आंसर होगा करती हैं। जब तक वो ये ना स्पेसिफाई करे कि सेम मटेरियल का पूछ रहा है कि अलग अलग मटेरियल का पूछ रहा है, तब तक आप लोग इंटरसेक्ट करती हुई मानेंगे। अगर सेम मटेरियल का पूछ रहा है तब तो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अलग अलग मटेरियल का पूछ रहा है तो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट वहाँ पे उस केस में हम लोग मानेंगे कर सकती है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पॉइंट था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, डीसी करंट। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड है उसको प्रोड्यूस कौन करता है, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले चार्ज को और हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगर मतलब अगर तुम्हारा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, या तो टाइम वेरिंग करंट भी बोल सकते हो, ऑल्टरनेटिंग करंट भी बोल सकते हो। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, चार्ज के फ्लो से करंट तो प्रोड्यूस होता है, बट वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, ये याद रखना, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक मतलब जो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या तो डीसी करंट के हेल्प से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेशनरी चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, बट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या हुआ है, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कोई मतलब कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है ना, स्टडी ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज, या तो चार्ज एट रेस्ट, हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना। तो और जो तुम्हारा मूविंग चार्ज होता है, ठीक है ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, साथ में साथ वो क्या बनाएगा, और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला हम लोग देखते हैं, डीसी करंट कैरिंग कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीसी करंट कैरिंग कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, स्टेशनरी चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि डीसी करंट कैरिंग कंडक्टर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाते हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, ये देखो एक जनरल लॉ है, आपको सबसे पहला लॉ जो पढ़ना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में। तो ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है आपको, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कांस्टेंट करंट कैरिंग एलिमेंट। मतलब कोई भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारा कौन सा लॉ बताता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। ये एक और काम भी आता है, ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, ये लाइन मैं भूल गया था लिखना, कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर।
ठीक है ना, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये लाइन मैं भूल गया था लिखना। ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बायोट सेवर्ट लॉ दो यूज़ में आता है। पहला यूज़ तो उसका ये होता है कि वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के काम आता है। किसकी वजह से? करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। दूसरा, वो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर के भी कैलकुलेशन में काम आता है। अब देखो ये लॉ होता क्या है। ये लॉ होता है आपका कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, यहाँ पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये करंट है, ठीक है। इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल लेंथ का, ठीक है ना, और कोई एक पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? वो होगी डी बी, ठीक है ना, डी बी इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई R12। मतलब ये जो वेक्टर है, वेक्टर कहाँ से कहाँ तक, ये जो लेंथ आप लोग लिए हैं डीएल लेंथ से लेकर जो आपका P जहाँ पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच का उसमें जो वेक्टर बन रहा है आपका, जो रेडियल वेक्टर बन रहा है आपका, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर इनटू आपका क्या? यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग ये एक्सप्रेशन देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है? म्यू बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग किसके बीच में? जो एलिमेंट लिए हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का, जो एलिमेंट लिए हैं डीएल लेंथ और जो पॉइंट है, उनके बीच का जो वेक्टर बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू आपका ये क्या बन गया? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। अब ये बताएगा आपका क्या? यूनिट वेक्टर क्या बताएगा आपका कि ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपको क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ क्या समझ सकते हैं? यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे हम लोग सिंबल्स यूज़ किए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। म्यू क्या है आपका? परमिबिलिटी किसके बराबर है यहाँ पर? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो यूनिट है ना ये पूछता है अक्सर, ये अक्सर पूछता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी है। डीएल क्या है? लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। R12 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट पी, वही मैंने बताया, ठीक है ना। मॉड आर किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पॉइंट पी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर, ठीक है। ये जो लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर यहाँ पर लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है, ठीक है। और R12 मतलब और रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वही आपका क्या बनेगा? थीटा। उसी का आप लोग साइन ले लोगे तो ये फॉर्मूले में यूज़ करोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थीटा। और डीबी आपका क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। आप लोग यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हो कि बायोट सेवर्ट लॉ में अक्सर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई बायोट सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन करंट के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तुम्हारे किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर के है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है? डिस्टेंस बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट और जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से भी ये फॉर्मूले से देख सकते हो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये कोई बहुत टफ नहीं है। चलिए अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने ये बताया था ना, ये यूनिट वेक्टर, ये जो डायरेक्शन बताता है, ये हम लोग डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना तो बहुत टफ होगा, बट हम लोग डायरेक्टली इसको कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास एक ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या? एक रूल है जो एक यूनिवर्सल रूल है, आगे मशीन में भी काम आएगा, मतलब ये पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है।
तो उस रूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग? राइट हैंड रूल। इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, मैं यहाँ पर राइट हैंड रूल बोल रहा हूँ। देखो कई तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या FBI, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो। कई तरह से रूल निकालते हैं, कई तरह से लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, बट मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ। हमारे भी टीचर जो हमें पढ़ाए थे वो हमें हमेशा यही सजेस्ट करते थे कि राइट हैंड थंब रूल आप एक तरह से यूनिवर्सल रूल की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या तो फोर्स या तो जितने भी और क्वांटिटी हैं, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट करने में, उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने में। तो मैं हमेशा आगे भी कभी भी कोई डायरेक्शन कैलकुलेट करूँगा ना, तो मैं राइट हैंड थंब रूल से ही करूँगा या राइट हैंड रूल से ही करूँगा। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो राइट हैंड रूल अप्लाई करने से पहले हम लोग को दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी। अगर तो आपसे कह रहा है फॉर सिंपल DC करंट कैरिंग वायर, फॉर सिंपल DC करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे। अभी मैं नीचे उसको बताऊंगा कि सिंपल DC करंट वायर और दूसरा वाला जो है उसका क्या मतलब है, बट पहले हम लोग देख लेते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग कैसे लगाएंगे? थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। अगर आपका सिंपल DC करंट कैरिंग वायर है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। दूसरा चीज़, सबसे पहला स्टेप ये रहेगा। दूसरा स्टेप आपके पास क्या रहेगा? फिर आप जो आपकी 4 फिंगर्स बच रही हैं राइट हैंड की, ठीक है ना, 4 फिंगर्स जो राइट हैंड की बच रही हैं का कर्ल B की डायरेक्शन बताएगा। कर्ल मतलब थंब को आप सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन में रखिए, उसके बाद आप अपने चारों उंगलियों को राइट हैंड के कर्ल बनाइए, मतलब घुमाइए, और जिस डायरेक्शन में वो घूम रही होगी उंगलियां, वहीं आपको क्या बताएगी? क्या बताएगी आपकी? B, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला केस आपका किसके लिए था? फॉर सिंपल DC करंट कैरिंग वायर। अब अगर तो हम लोग लूप ऑफ DC करंट कैरिंग वायर, अगर हमारे पास लूप है, लूप मतलब एक क्लोज पाथ है करंट कैरिंग DC करंट कैरिंग वायर का, तो उसमें हम लोग राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे? सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर जस्ट पिछले वाले केस का रिवर्स हो जाता है, मतलब कि 4 फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। मतलब सबसे पहले जो अपनी चारों उंगलियां हैं उसको करंट के डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है ना, सर्कल एक क्लोज पाथ बना रहा है ना करंट कैरिंग वायर, तो अपने चारों उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में कर्ल करने के बाद थंब की डायरेक्शन क्या बताएगा आपका? B की डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि सबसे पहले चारों उंगलियों को आप करंट कैरिंग कंडक्टर के जो क्लोज पाथ बन रहा है करंट का, उसके डायरेक्शन में घुमा लीजिए। फिर जो एक थंब आपका जो राइट हैंड का निकल के आ रहा होगा वो आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ईजी है। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल हमारा सिंपल एक आपका केस 1 वाला है, केस 1 वाला है। तो मैंने क्या किया है? सबसे पहले केस 1 में क्या करना था हमें? थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर थंब को करंट की डायरेक्शन में रख लिया और अपनी उंगलियों को, चारों उंगलियों को मैंने घुमाया। ऐसा घुमाया कि हम वायर को क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं, घुमा के पकड़ रहे हैं अपनी उंगलियों से। तो हमारा जो उंगलियां किस डायरेक्शन में घूम रही हैं? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूम रही हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन गई? एंटी क्लॉकवाइज। या तो कभी कभी इसको क्या बता देता है, अगर इधर देखोगे, ठीक है, और इधर देखोगे तो ये अगर आपका एक प्लेन है, कागज का प्लेन है, ठीक है ना, तो इसमें आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कागज के अंदर जा रही हैं और इधर से क्या आ रही हैं? बाहर आ रही हैं। मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा आउटवर्ड और यहाँ पर क्या दिखेगा? इनवर्ड, ठीक है। समझ गए आपको? या तो आप इस तरह से भी बता सकते हो, बट अगर ओवरऑल बताना है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या बोल सकते हो? राइट हैंड रूल लगा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब दूसरा वाला केस देख लेते हैं जो हमारा केस 2 था, ठीक है ना। तो केस 2 में आपका क्या करना था? सबसे पहले आप फिंगर्स को, चारों फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करिए, मतलब घुमाइए। जैसे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में अगर चारों फिंगर को रखोगे आप लोग, तो किस डायरेक्शन में आपकी चारों फिंगर घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद जो आपका थंब है, थंब किस डायरेक्शन में दिखा रहा होगा? जो थंब होगा वो आपका क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर इस केस में क्या दिखा रहा है थंब? आउटवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बन गई? ये तो लिखा ही हुआ है पहले से, आउटवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या बन गई? आउटवर्ड। तो ये आपके दोनों केस थे सिंपल
ठीक है ना। तो दो तरीके से हम लोग राइट हैंड रूल लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कंडक्टर का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर कंडक्टर का स्ट्रक्चर सिंपल है, मतलब स्ट्रेट हो गया, हो सकता है यहाँ पर ऐसे भी होता कंडक्टर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम लोग केस 1 ही लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक क्लोज पाथ ना बना रहा हो, या तो ऐसे 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 वाला ना बना रहा हो, तब तक हम लोग ये केस 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये सारा आपका केस 2 वाला चीज़ है, ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि आउटवर्ड और इनवर्ड को हम लोग एक सिंबल से भी दिखाते हैं। जैसे कि अगर आउटवर्ड दिखाना होगा तो हम लोग हमेशा कैसा दिखाएंगे, एक बड़ा गोला, बीच में एक डॉट, ठीक है ना। और अगर हमको इनवर्ड दिखाना हो तो इनवर्ड कैसा दिखाएंगे, एक बड़ा गोला और एक क्रॉस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बताएं तो यहाँ पर इनवर्ड अगर दिखा रहा है तो इनवर्ड दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, क्रॉस। और यहाँ पर आउटवर्ड आ रहा है तो यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, डॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आउटवर्ड आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी, डॉट की, ठीक है। तो ये आपका सिंबल कुछ मैंने बेसिक्स, जो पार्ट 1 है आपका मैग्नेटोस्टैट्स का मैंने पार्ट 1 आपका आज कंप्लीट किया है। पार्ट 1 है ये, ठीक है, मैग्नेटोस्टैट्स का पार्ट 1 है, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कर लेगा, साथ में आंसर भी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक हो। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग को कोई डाउट आएगा इसमें, बट फिर भी अगर आएगा तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लासेज अपनी अब रेगुलर कंप्लीट रखेंगे, रेगुलर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक हो चुकी है और मैं बेटर महसूस कर रहा हूँ, और आप लोग के पेशेंस के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने वेट किया। और मेरे पास कुछ बच्चों ने पूछा भी था हमसे कि सर आपकी तबीयत कैसी है, तो थैंक यू फॉर ऑल, आप सभी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं आगे इसका पार्ट 2 लेके। ओके, थैंक यू। इसको शेयर करिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, शेयर करिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप लोग पर्सनली मैसेज हमको कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।